हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक लेकर आए हैं, जिनमें से हमने बहुत सारे पाठ कर लिए थे बच्चों। आज हम करने वाले हैं इसके पाठ नंबर 9, भारत के महान व्यक्तित्व। इसमें अध्याय 9 दिया हुआ है, भारत के महान व्यक्तित्व। और इससे पहले के अध्याय 8 तक हमने सारे ही पाठ हल करके प्रश्नोत्तर तथा गतिविधियों और शब्दार्थ सहित अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आपने देख लिए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और सबसे पहले तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो डालते रहें। और कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताएं कि आपने कितने चैप्टर कर लिए हैं, या आपने क्या समझा है या क्या नहीं समझा है। तो सबसे पहले इस अध्याय 9 में भारत के महान व्यक्तित्व ऊपर नाम लिखा हुआ है और नीचे एक तस्वीर दी हुई है, जो कि हम देखते ही पहचान गए कि ये हमारे छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है। वीर शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में शाहजी भोंसले और जीजाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। इनके जीवन पर माता जीजाबाई, दादा कौंडदेव एवं गुरु रामदास की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षाओं से शिवाजी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान, वीरता, साहस और बलिदान की भावनाएं जागी। वे एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ बन गए। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने के खेल खेला करते थे। युवा होते ही जब उन्होंने पुरंदर और तोरण के किलों को जीता तो दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैल गई। वे गुरिल्ला या छापामार युद्ध में निपुण थे। उन्होंने आतताई मुगल शासक औरंगजेब की नाक में दम कर लिया। वे उसकी धार्मिक कट्टरता, क्रूरता और अत्याचार के विरुद्ध थे। शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा भेजे गए खूंखार सेनापति अफजल खां को मार गिराया। मुगल बादशाह औरंगजेब का सूबेदार शाइस्ता खां भी शिवाजी के आक्रमण से घबराकर भाग गया। मिर्जा राजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। कालांतर में सुरक्षा के आश्वासन पर उत्तर भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जहां सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने पर शिवाजी क्रोधित हुए, जिससे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। परंतु शिवाजी अपने साहस और एवं चतुराई के बल पर वहां से बच निकले। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति पाई थी। सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राजतिलक हुआ और छत्रपति की उपाधि मिली। शिवाजी का विवाह सईबाई निंबालकर के साथ हुआ, जिन्होंने संभाजी को जन्म दिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य के शासक बने। अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में प्राणों की भी परवाह न करने वाले शिवाजी को हम एक सच्चे राष्ट्रनायक के रूप में याद करते हैं। तो ये तो बच्चों था शिवाजी के बारे में एक उनकी जीवनी गाथा, उनकी वीरता की चर्चा की। और उनकी जो माता थी जीजाबाई, वो भी एक बहुत ही कुशल नारी थी। उन्होंने अपने शिवाजी को, अपने पुत्र को बहुत ही अच्छा शिक्षा और दीक्षा दी थी। अब हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी की लड़ाई में देश के युवाओं को इस जोशीले नारे से जोड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम है सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जानकी दास बोस और प्रभावती देवी के घर जन्मे सुभाष बचपन से ही होनहार थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित सुभाष ने अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठित सिविल सेवा को ठुकराकर देश की सेवा का प्रण लिया।
सुभाष सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए गए। सन 1943 में उन्होंने सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। उन्होंने ही सबसे पहले सिंगापुर से रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। साल 2021 में केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हम भारतवासी भारत माँ के इस वीर सपूत को नेताजी के नाम से जानता है, हर भारतवासी जानता है, ठीक है ना। अब अगले जो महान पुरुष हैं, लौह पुरुष सरदार पटेल, उनके बारे में देखते हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित है। कहाँ पर? गुजरात में, नर्मदा जिले में, ठीक है ना। यह विश्व की बच्चों सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची मूर्ति है, सॉरी, विश्व की, भारत की ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है और इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। अपने मजबूत इरादों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण इन्हें लौह पुरुष के नाम से या लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल एवं माता का नाम लाडवा देवी था। उनकी शुरुआती शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय करने से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एवं 1928 में बारदोली सत्याग्रह के द्वारा किसानों पर अंग्रेज सरकार द्वारा जबरन थोपी गई लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष किया। बारदोली आंदोलन में सफलता पर वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर सम्मान दिया। देश की आज़ादी के बाद अपनी सूझबूझ और कूटनीति से देशी रियासतों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी। इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने सन 1991 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो हमने इन महान पुरुषों के बारे में पढ़ा है जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छे बहुत ही महानतम कार्य करके गए। अब है अभ्यास कार्य, आओ बात करें। सरदार पटेल ने किस तरह से देशी रियासतों का एकीकरण किया? अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो देखिए यहाँ इसका उत्तर है, सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण। सरदार पटेल को एकता का महान नीतिज्ञ माना जाता है, जिन्होंने अपनी व्यवहारिक कुशलता से एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया। इसके लिए उन्होंने राजाओं की देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं का आह्वान किया। उन्हें लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया और रियासतों को भारत सरकार को सौंपने के लिए राजी किया। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, आपको देश का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अच्छा लगता है और क्यों? ठीक है, तो आपका पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी, स्टूडेंट्स आप अपने मन से सोच करके इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो आपकी पसंद मुझे मालूम नहीं है, तो आपको यहाँ अपनी पसंद के अनुसार लिखना है। लेकिन फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए एक यहाँ उत्तर लिखा है। मुझे देश के स्वतंत्रता सेनानी छत्रपति शिवाजी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। अथवा मुझे सरदार पटेल स्वतंत्रता सेनानी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छात्र अपने अनुसार इसमें लिखेंगे, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना।
फिर है निम्नलिखित के बारे में जानिए। तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित के बारे में अपने अध्यापक या परिचितों से जानिए। शिवाजी और अफजल खां की घटना। दूसरा है शिवाजी और गुरु रामदास के शिक्षाप्रद किस्से। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। शिवाजी और अफजल खां की घटना। अफजल खां ने जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने अपनी आस्तीन में छिपी कटार से शिवाजी की पीठ पर वार करने की कोशिश की। यानी कि बच्चों धोखे से अफजल खां ने शिवाजी पर वार किया या कोशिश की। शिवाजी ने सतर्कता दिखाते हुए अफजल खां के पेट को बाघ के नाखून जैसे हथियार था उनके पास, उससे चीर दिया। ठीक है ना। दूसरा है शिवाजी और गुरु रामदास के शिक्षाप्रद किस्से। गुरु रामदास अपने शिष्यों का यह भ्रम दूर करना चाहते थे कि वे शिवाजी से अधिक प्रेम करते हैं। एक दिन वे शिष्य मंडली के साथ जंगल में गए। रात में एक गुफा में डेरा डाला। कुछ देर बाद गुरु रामदास कराहने लगे। जब शिष्यों ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे पेट में दर्द है। जब शिवाजी ने दर्द दूर करने की दवा पूछी तो गुरु रामदास ने कहा कि सिंघनी के दूध से पेट का दर्द दूर होगा। तब शिवाजी ने गुरुदेव का तुम्बा उठाया और सिंघनी को खोजते हुए एक गुफा में पहुंचे, जहां सिंघनी अपने शावकों को दूध पिला रही थी। शिवाजी ने विनती की कि उनके गुरुदेव अस्वस्थ हैं और सिंघनी के दूध से स्वस्थ होंगे। उन्होंने कहा कि सिंघनी चाहे तो उन्हें खा सकती है। सिंघनी ने शिवाजी के पैरों को चाटा। तब शिवाजी ने सिंघनी का दूध निकाला और उसे प्रणाम कर गुरु के पास पहुँचे। सिंघनी का दूध लाया देखकर स्वामी बोले, धन्य हो शिवा, आखिर तुम सिंघनी का दूध ले ही आए। तो एक सच्ची घटना है उनके बारे में जो हमने बताई है आपको। तो बच्चों, अपने गुरु के लिए, अपने शिक्षक के लिए बच्चे में ऐसी भावना का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर शिक्षक कोई संकट में हो तो बच्चे उसके लिए एकजुट होकर और उनके बचाव में कुछ कार्य करें या उनके लिए कुछ कार्य करें। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में किया। इस फौज का गठन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से किया गया था। अब है सोचो और लिखो। नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। छत्रपति शिवाजी के जीवन पर किस व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा? तो बच्चों, नहीं पड़ा तो इसमें से देखिए अफजल खां, जीजाबाई, दादा कौंडेव और गुरु रामदास। तो इसमें से एक ही उत्तर जो आ रहा है जिसका प्रभाव नहीं पड़ा था, अफजल खां, ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का शासक कौन बना? उनका पुत्र संभाजी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर स सही है। फिर अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर हमने अभी पाठ में पढ़ा था, नेताजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो अभी हमने पढ़ा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। तो यहाँ उप प्रधानमंत्री आपको भरना है। बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। तो यहाँ शहीद और स्वराज दोनों आ जाएंगे। अगला है, पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। फिर अगला है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए गए। ठीक है, और इसके अलावा जय हिंद भी लिख सकते हैं इसमें कि जय हिंद के नारे दिए गए। अब है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिवाजी किस तरह के युद्ध में करने में निपुण थे? शिवाजी कौन से युद्ध में निपुण थे? तो हमने पढ़ा था शिवाजी गुरिल्ला या छापामार युद्ध में निपुण थे। शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को किसने भेजा था? शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को बीजापुर के शासक आदिल शाह ने भेजा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है?
तो उत्तर लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मजबूत इरादों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण लौह पुरुष कहा जाता है। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किए गए 2 आंदोलन के नाम खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली आंदोलन हैं। 2 आंदोलन हुए थे, एक तो खेड़ा का सत्याग्रह और दूसरा बारदोली आंदोलन। अगला प्रश्न है शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों में क्या समानताएं थी। तो शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही देश प्रेमी थे, एक समानता तो ये थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, ये दूसरी समानता थी। शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को संगठित कर शक्तिशाली दुश्मन साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की लौ जगाई, ये भी दोनों में समानता थी। फिर है अगला प्रश्न महान व्यक्तियों की मूर्तियाँ क्यों लगाई जाती हैं। तो महान व्यक्तियों की मूर्तियाँ लोगों को प्रेरणा देती हैं और उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं तथा ये मूर्तियाँ उन लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करती हैं जिन्होंने समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मूर्तियाँ लोगों को महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों की याद दिलाती है। फिर अगला प्रश्न है यदि हमारा देश अंग्रेज़ों से स्वतंत्र न होता तो आज देश की हालत क्या होती। तो यदि हमारा देश अंग्रेज़ों से स्वतंत्र न होता तो आज भी हम अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहते और इतना आगे नहीं बढ़ पाते। फिर है अगला प्रश्न बच्चे अपने देश के विकास में योगदान किस तरह दे सकते हैं। तो बच्चे देश में शिक्षा और जागरूकता पैदा करके और लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर देश का विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अब आ जाती है भाषा की बात। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। सुभाष बचपन से ही होनहार बालक थे, तो यहाँ विशेषण है होनहार। राधा मीठा आम खा रही है, तो यहाँ आम की विशेषता बताने वाला विशेषण है मीठा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वीर शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। पुणे के पास, ऑप्शन सही है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। कटक में, ऑप्शन सही है। पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। गुजरात में, यहाँ ऑप्शन सही है। पटेल ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ की। लंदन में। किसका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ऑप्शन यहाँ सही है। अब है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ अवसद के सारे उत्तर यहाँ नंबर वाइज दे रखे हैं, यदि आपको देखने हो तो यहाँ आकर भी देख सकते हैं। और यहाँ शब्द दे रखे हैं लौह पुरुष सरदार संभाजी सुभाष सैबाई और निम्बालकर। पहला है शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी साम्राज्य के शासक बने, खाली जगह में संभाजी आ जाएगा। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यहाँ सुभाष चंद्र बोस आ जाएगा। तीसरा है अपने मजबूत इरादों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण इन्हें लौह पुरुष के नाम रूप में जानते हैं। ठीक है। शिवाजी का विवाह सईबाई निम्बालकर के साथ हुआ। बारदोली आंदोलन में सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर सम्मान दिया। ठीक है ना। अब है सही सुमेलित कीजिए। छत्रपति शिवाजी को कुशल योद्धा, सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से ये स्वतंत्रता सेनानी, सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष, औरंगजेब को आतताई शासक और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से सम्मिलित कर देंगे। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका यह चैप्टर भी पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे ही प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और पाठ में जो महापुरुषों के बारे में जीवनी दी हुई है वो भी आपने समझ ली होगी। और उसमें से जो उनके मुख्य कार्य हैं, जीवन स्थान हैं, छोटी छोटी जीवनियाँ आपको भी याद करनी चाहिए और इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली बात तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपके लाइक से हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और हम आगे वीडियो बना पाते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स आने पर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स हमने जो बताया है उसे देख रहे हैं या समझ रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।